हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, जहाँ पर अब तक 15 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों पे 21 जगहों पे हुआ, 21 टारगेट को हिट किया गया। अभी उसके बाद हम समझ रहे थे कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, मगर वो नहीं हुआ है। उसकी आज पुष्टि कर दी राजनाथ सिंह ने। एक्शन का रिएक्शन आया, वो बात लोग जानते हैं। पहलगाम का रिएक्शन था कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान के अफसर देखे गए आतंकियों के जनाजों में जाते हुए। पाकिस्तान आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, अपने साथ में ही रखेगा। कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा भारत के कई शहरों के ऊपर कल रात को भारत की तरह ही हमले करने की कोशिश की। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस कहा जा रहा है कि ये अब जो ऑपरेशन सिंदूर था ये कंटिन्यू हो है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। कई सारी चीज़ें सामने हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कई सारे बड़े सवाल हैं। अभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आकर बता रहे हैं कि क्या हुआ है और कैसे, बल्कि पाकिस्तान जो आईएसआई है उसने तो तभी आधी रात से ही प्रोपेगेंडा और अपना नैरेटिव पैदल करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे क्या कैसे हुआ, लोगों की जानकारी के लिए, समझ के लिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु भट्ट जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे इस पूरे मामले को समझेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अम्बर जी, दर्शकों को भी खूब खूब नमस्कार। सर, आप इस पूरे जो मामला है पहलगाम के बाद, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये एस्केलेशन की ओर पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है, जो भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, जहाँ पर अब तक 15 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गुरुद्वारों को भी शामिल उसमें टारगेट किया गया है। और भी पंजाब से भी खबर आ रही है, कई जगहों पे उन्होंने टारगेट किया। हालाँकि उसको पूरी तरह से हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया। इनफैक्ट लाहौर और पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक की गई और उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ गया। इस पूरे सर मसले को थोड़ा-सा दर्शकों की जानकारी के लिए आप थोड़ा-सा ईज़ी शब्दों में समझा दीजिए, क्या कैसे हुआ ये सारा ओके कुछ? अम्बर जी, बात शुरू करते हैं हम। लोगों को, सबको, दर्शकों को सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों पे 21 जगहों पे हुआ, 21 टारगेट को हिट किया गया। अभी उसके बाद हम समझ रहे थे कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, मगर वो नहीं हुआ है। उसकी आज पुष्टि कर दी राजनाथ सिंह ने। आज जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। मगर उसके उसके ये दो के बीच के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे कि एक्शन का रिएक्शन आया, वो बात लोग जानते हैं। पहलगाम का रिएक्शन था कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। अभी उसके साथ में ये खत्म हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं। पाकिस्तान के अफसर देखे गए आतंकियों के जनाजों में जाते हुए। मतलब ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, अपने साथ में ही रखेगा। उन्होंने, काफी लोगों को नहीं पता है, अभी हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा भारत के कई शहरों के ऊपर कल रात को भारत की तरह ही हमले करने की कोशिश की थी। उसमें अवंतीपुर से लेके भुज तक काफी काफी सिटीज है। श्रीनगर है, जम्मू है, अमृतसर है, हुँ। बठिंडा है, काफी शहर उसमें शामिल है। तकरीबन 15 शहर की बात हो रही है। अभी देखिए, यहां पर तो बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। अमृतसर में उन्होंने लॉक इन किया था, किसके ऊपर? सिखों का जो सबसे बड़ा धर्मस्थानक है उसको लॉक इन किया था। मगर भारत की S-400 बैटरीज ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। जिस तरह से भारतीय मिसाइल्स ने और हैमर बॉम्ब्स ने, हैमर और स्कैल्प ने अपने टारगेट प्रिसिशन से मारे, वो एक भी शहर को हिट नहीं कर पाए।
इसलिए लोगों को पता नहीं चला। अभी उसके बाद डिप्लोमेटिकली क्या हुआ कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब ने सीधा फोन उठा के पाकिस्तान के नए नए बने ऐसे एनएसए है जी। आसिम मलिक, आसिम मलिक जी। आसिम मलिक से बात की और उसके बाद शायद बोला गया गो अहेड। तो उसके बाद सुबह में तकरीबन 12 बजे से कहीं मैं नेशनल चैनल पे बैठा हुआ था और ये धमाके होने शुरू हो गए 11-12 बजे से, एक के बाद एक टारगेट वहां पर तकरीबन 13 से 15 शहरों में। अभी देखिए वो तो हमारी समझ में आता है, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के साथ में जो लगी हुई है वहां पर शहर बहुत नजदीक नजदीक है, 70-100 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान है, भारत के भी शहर है। मगर एक बात हमें याद रखनी है, कल जब ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर का किया गया था तो फातिमा जी ने यह बहुत सीधी बात बताई थी, ऑल थ्री फोर्सेस टुगेदर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। अभी वो तो समझ में आता है, मिसाइल्स चले, आर्मी भी है कहीं ना कहीं, एयरफोर्स भी है, नेवी कहां से आ गई? दर्शकों को यह समझना जरूरी है और याद रखना जरूरी है कि आजकल हम अरब समुद्र के अंदर, अरबी समुद्र के अंदर हमारा आईएनएस विक्रांत बैठा हुआ है, एंड इट्स अ वॉरशिप, मींस इट्स अ स्मॉल सिटी दैट इज मूविंग, देयर आर फ्रिगेट्स, देयर आर डिस्ट्रॉयर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। कहीं वहीं से भी टारगेट गए और आज तो डेफिनेटली गए, क्योंकि कराची और उसके आजू बाजू वाले 3 जगह को भी हिट कर दिया गया, रावलपिंडी को हिट किया गया, रावलपिंडी का स्टेडियम ध्वस्त हो गया, हाँ ध्वस्त हो गया। अभी समझ लो रावलपिंडी का जो जीएचक्यू है उस पर हिट हुआ होता था। और मजे की बात यह है कि पिछले 2 दिन से भारत मार रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर में तो ऐसे जगह पे ड्रोन गिरा है माफ करना, जिससे उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया। एक नेवल यार्ड था लाहौर के अंदर पुराना, जहां पर पाकिस्तानी नेवी का कमांड सेंटर था और पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो अभी जहां तक बात है एयर डिफेंस सिस्टम की, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम हैज प्रूव टू बी गुड इनफ। आकाश से शुरू करके हम S-400 तक जाते हैं तो 30-40 किलोमीटर से शुरू करके 450 किलोमीटर की रेंज तक वी कैन डिफेंड अवरसेल्व्स इन द एयर, दैट इज बीन प्रूव्ड। तो उनकी जो भी मिसाइल्स है, बैलिस्टिक है, नॉन बैलिस्टिक है, वो पियर्स नहीं कर सकती। तो क्योंकि यहां पर तो देखो, इसका तो हमें कॉन्क्रीट प्रूफ मिल गया। कल रात को उन्होंने 13-15 जगह पे किया था, मगर न तो बूझ पे कुछ गिरा, न कोई प्रोजेक्टाइल सर पे गिरा। जबकि वहां पर तो दूसरे दिन भी हर एक ठिकाने के ऊपर जाके ड्रोन्स और मिसाइल्स लग रहे, और आज ज्यादा करके कामाकाजी ड्रोन यूज किए गए। और दर्शकों को बता दूं, ये इजरायली मेड नहीं है, ये लोगों में गलतफहमी है, दिस आर मेड इन बेंगलुरु, सो दिस इज एन इंडियन प्रोडक्ट। तो ये जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी धीरे धीरे एक तरफा हो रहा है। देखो, मैं इसको वॉर नहीं कहता, अभी वॉर 2 तरफा होता है, और तो बराबर की ताकतों में होता है, पाकिस्तान भारत का होता है अंदर जी। ये तो कूटना है, कुटाई हो रही है और बहुत भयंकर कुटाई होगी। और आप जो बात कर रही थी सिविलियंस के मरने की, ये सिंपैथी है। अभी देखिए, दर्शकों को मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट बता देता हूं आज, कि एक तरफ कल रात को उनके मिसाइल्स को लॉक इन किया जाता है अमृतसर के गुरुद्वारा के ऊपर। अगर समझ लो वहां पर पियर्स होके वो मिसाइल वहां गिरा होता तो क्या होता। दूसरी तरफ आज सुबह
अल कायदा एशिया का एक सरमन आता है और वो सरमन क्या कहता है, हमारी लड़ाई इंडिया से है, ये कम्युनल बनाने की कोशिश हो रही है। और आज ही बिहार के दरभंगा में, बिहार जो एक ही राज्य है जो इस साल चुनाव में जाने वाला है, बिहार के दरभंगा में आज कुछ ऐसा हुआ कि पहलगाम को रिपीट करने की कोशिश की गई। 11 हिंदुओं को लठ और चाकू से मारा गया है। तो एक्चुअली पाकिस्तान की जो मंशा है, उनको यह पता है कि शस्त्र सरंजाम के साथ में वो सीधा लड़ नहीं पाएंगे। दे विल ड्रॉ अ कम्युनल डिवाइड। हाफ फ्रंट वॉर जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा हाफ खतरनाक है। फ्रंट वॉर जो कहते हैं, वो मेरे हिसाब से तो हाफ फ्रंट नहीं है अंबर जी, ये तो फुल फ्रंट है। और ये सर, फुल तो फ्रंट वो जो फुल फ्रंट या हाफ फ्रंट हम इसको कहते हैं, इससे कैसे निपटा जाए? पाकिस्तान से तो निपट रहे हैं, और इनफैक्ट थ्री पहले जो जनरल ने हमारी बात कही थी, और तब तो ये था कि 2.5, लेकिन 2.5 से बढ़ के वो 3.5 हो गया। अब जो हाफ है वो भी फुल हो गया, तो 4 फ्रंट वॉर ये भारत के लिए हो गई है। हम जो अंदर का जो दुश्मन है उससे कैसे सर निपटा जाए? आप तो बहुत संयम से बात कर रही है, मैं तो सीधा बताऊंगा, हमारे यहाँ बहुत से शहरों के अंदर मिनी पाकिस्तान बसे हुए, माफ करना, मगर ये हकीकत है। हमें हर जगह पे शहर के बाहर निकले तो भी मजार दिखेगी, और अगर वो मजार 150 साल पुरानी भी हो तो मैं समझ सकता हूं, उसको 10 साल भी नहीं हुआ। ऐसी स्थितियां हैं। और ये जो आप कह रहे कैसे निपटेंगे, देखिए निपटने के तो बहुत तरीके हैं, मगर हम 75 साल से शत्रुबोध नहीं सीखे। अंबर जी, ये बराबर समझने की जरूरत है। जब तक आप शत्रुबोध नहीं सीखोगे, आपको यह पता नहीं होगा कि मेरा शत्रु कौन है, तब तक आप उससे निपट नहीं पाओगे। आज डिप्लोमेटिकली मैं बात करूं तो आज सबसे पहले सर्वदलीय बैठक हुई है, उससे पहले सब सीएम को बुलाया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा, और सब सीएम को बोला गया कि अब एक रहने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि एलिमेंट्स है जो खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो इसके निपटने के 2-3 तरीके हैं। एक तो पहला आज कर दिया गया है। देखिए, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद हुआ है, मुर्शिदाबाद से पदार्थ पाठ लेके अब जबकि वेस्टर्न फ्रंट पे हमारे टेंशन चल रहे हैं, उस वक्त सरकार ने पुख्ता इंतजाम ईस्टर्न फ्रंट में कर दिया। इट इज वेरी वेरी क्लियर कि वहां पर वो लोग कुछ हरकतें आपको देश के ईस्टर्न भाग में होती हुई दिखेगी, क्योंकि पाकिस्तान के कितने काफी लोग बांग्लादेश में अपना अड्डा बना के बैठे हुए, और ये इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना, ये आइडियोलॉजी से लड़ाई की बात है, मुसलमान से लड़ाई की बात नहीं है। ये मुसलमान बुरा नहीं होता, उनके अंदर बसी हुई जो आइडियोलॉजी है और जो गजवाए हिंद की बात जो हमेशा की जाती है, उससे लड़ने की बात है। आपने कश्मीर में 4 साल के अंदर चुनाव करा के क्या पाया? पहलगाम। देखो, जो कट्टर हिंदू है वो ये सवाल पूछता है एक तरफ, दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि 4 साल में कम से कम अर्थोपार्जन के सब उपाय तो हो गए कश्मीर में। लोगों की समझ में आ गया कि पत्थर डालने से ही पैसे नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। भले ही कैंडल लाइट में हमें पीछे खड़े हुए लोग हंसते हुए नजर आए, मगर उनको यह समझ में आ गया ये तो जो टूरिज्म बंद हो जाएगा तो हमारे रुपए भी बंद हो जाएंगे। तो इसको निपटने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है।
पहली बात तो ये 2-4 साल में नहीं होता, और 2-4-5 साल में सख्ती करनी पड़ेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन अगर वॉर में इवॉल्व होती है तो यू रिक्वायर एन इंटरनल इमरजेंसी फॉर सम टाइम। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, डेमोक्रेसी के अंदर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, मगर काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर लोगों को काबू में, जिसको कहते हैं ना सुपर हिंदूस भी है बहुत, उनको भी बहुत कुछ चाहिए, उनको भी अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा। इसी तरह ये जो जिहादी एलिमेंट है उनको पकड़ पकड़ के चिन्हित करना पड़ेगा। दे शुड बी टोल्ड। हम पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी के अड्डों को मार सकते हैं, तो हमें देश में क्या होता है? क्या एक्शन हमने लिया बिहार के दरभंगा में जिसने दूसरा पहलगाम करने की कोशिश की उसके ऊपर? अभी तो 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे रुक जाएंगे, बाद में सवाल पूछेंगे। सर, संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के तार सामने आए थे। सवाल ये है सर, एक दुश्मन दूसरे देश में बैठकर हमारे देश में इतनी आसानी से झगड़े फैला देता है, दंगे लगा देता है। अभी भी जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसमें ऑफ कोर्स ये लोग जहाँ पर रहते हैं आतंकी, मस्जिद के जो भी क्वार्टर्स वगैरह होते हैं वहां पर रहते हैं, तो मस्जिद भी उसमें ध्वस्त हुई होगी। तो ऐसे में वो लोग ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने हमारी मंदिरों को मस्जिदों को टारगेट किया, आप मंदिरों को टारगेट कीजिए, मंदिर को टारगेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी लोगों को भड़काने की कोशिश करें कि वहां पर नहीं, जो ये पहलगाम के जरिए वो करना चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो जाए, अभी भी वो वही उनकी मंशा है कि भारत में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान हो। तो ये नहीं, नहीं, किस तरह से भारत के मुसलमानों के दोस्त तो हो ही नहीं सकते अगर आप उनको भड़का के देश में दंगे करवा के उनको ही खतरे में डाल रहे हैं। तो ये किस तरह का दोस्त हुआ? देखिए, ये सीधी सी बात है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, आपको ये समझना पड़ेगा। जी। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने के अंदर हम्म। प्रोपेगेंडा नंबर 1 विल बी, हम्म। पाकिस्तान द्वारा तो यही चलेगा कि मस्जिदों को गिरा दिया हिंदुओं ने आके, तो आप मंदिरों के ऊपर और गुरुद्वारा के ऊपर हमला करो। यहां हमला करके वो लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे पूरी दुनिया के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने, कि देखो इन्होंने हमारी मस्जिदें गिरा दी, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। दिस इज वेरी क्लियर, दिस विक्टिम कार्ड इज बीइंग प्लेड। इसीलिए मैंने पहले कहा कि, और दूसरी आज ही की घटना है, मैं बताता हूं आपको। भारत के अंदर 2 बड़े राजद्वारी नेता हैं। एक था सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर और एक था ईरान का फॉरेन मिनिस्टर। जी, अब्बास अरागची। अराची आया, लाहौर से होके आया और बोलता है हम मीडिएशन करेंगे। तो बड़ा बड़ा आतंकवादी छोटे आतंकवादी का मीडिएशन करेगा। इनको तो ये जो यहूद और हनूद बोलते रहते ना, यहूद इतना मारेंगे अमेरिका के साथ मिलके, तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तब भारत उठाने नहीं आएगा। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, और दूसरी तरफ वो ये सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने क्या बोला होगा? यू सी द फोटोग्राफ ऑफ डॉक्टर जयशंकर विथ हिम, दे आर बोथ स्माइलिंग। प्रोबेबली ही सेड हबीबी एक और मिसाइल हमारी तरफ से भी दाग दो। शायद बुरा हो सकता है। There's a stark difference. See, the world has moved away from religion. The modern world is evolving. और 2 दिन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट भारत का पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें भी ये बात साबित हो गई। टेक्नोलॉजी एंड एआई going to rule the world in the warfare also. आप अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पे आज के जंग नहीं जीत सकते, वो जमाना गया। आपको मॉडर्न बनना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से राब्ता करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके हालात पाकिस्तान जैसे, गजा जैसे होंगे। और मुझे तो ये समझ में आ रहा है
कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि वो समझती नहीं ना, वो समझती नहीं। आज बलूच एक बाजू से सैंडविच करके उनको बलूचिस्तान मार रहा है, ऊपर से टीटीपी मार रहा है, और भारत के साथ में फ्रंट खोलने बैठे, पहलगाम कर दिया। इफ इट इज द डेथ विश देन इट्स फाइन, मगर उनके, क्योंकि उनके लिए तो, उनकी हिम्मत में तो कहा जाता है ना, असल जिंदगी तो मौत के बाद है, 72 हूरें मिलनी है इनको। अभी ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर भारत की स्थिति नाजुक इसलिए बन जाती है कि पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आता, मगर भारत के अंदर भी पाकिस्तान में जितने इस्लामिक लोग बसते हैं उतने ही इस्लामिक लोग भारत में भी बसते हैं। अभी उनका सहयोग लेके पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर सकता भारत, वही करने की कोशिश वो 75 साल से कर रहा है, और इस बारी भी वो ही करेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ईस्टर्न बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल और बिहार से शुरू होके भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा को खतरे जैसी स्थितियां पैदा हो अगले आने वाले दिनों में। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा ये होगा, क्योंकि केरला शायद बहुत दूर है अंबर जी, मगर बिहार और वेस्ट बंगाल तो बहुत नजदीक है। सर, इस पूरे मामले में ये बात तो तय है, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और लगातार कई सारे ऑफिशियल हैंडल्स जो हमारे आर्मी की तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि अभी और बाकी है काफी कुछ, और पाकिस्तान भी अपनी जनता को कंटेन करने के लिए कुछ स्टेप जरूर लेगा। तो हम फर्दर एस्केलेशन देख सकते हैं इस पूरे उसमें, और ऐसा कुछ होता है तो किस तरह की स्थिति आगे बन सकती है, खासतौर से फॉर बॉर्डरिंग स्टेट्स इन इंडिया? लेट्स पुट इट दिस वे, कल ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ फर्स्ट फेज का, मतलब कल का, जी तो हमारे फॉर्मर चीफ, आर्मी चीफ नरवणे जी ने क्या कह दिया, जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी आज राजनाथ सिंह ने बोला ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। जी सी, तकलीफ कहां है? भारत पाकिस्तान की बेवकूफी के ऊपर आधार रख के बैठा हुआ। भारत के राजनेता बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि रैशनल थिंकिंग इज नॉट डन इन पाकिस्तान। जी वो बेवकूफी पे बेवकूफी करते रहते हैं। आज फिर से रात को कुछ ट्राई करेंगे ये, जब आपको पता है कि आप केपेबल नहीं हो, तो इंसान की इंसानियत से ज्यादा उसका दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है शांति से बैठ जाओ, अपमान का घूंट पी के बैठ जाओ, एक बार अपने आप को इतना काबिल बनाओ, फिर आप सामने वालों से लड़ सको। मगर जज्बे वाली कौम है, कह के आप पाव पाव के बॉम्ब मारोगे। ये जो पाव पाव के बॉम्ब है ना, बात आखिर में आके वहीं खड़ी होगी। और नरेंद्र भाई को जितना मैं समझता हूं, जितना मुझे पता है, मैंने गुजरात में उनको 15 साल झेला है और मिला हूं उनसे 2-4 बार। जितना मुझे समझ में आता है, मुझे तो यही समझ में आता है, वो खिचड़ी को ठंडी करके खाते हैं। सब लोग परेशान थे कि मोदी कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, कर दिया आप ही तो। नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये जो है ना, न्यूक्लियर ब्लफ, आई कॉल इट अ न्यूक्लियर ब्लफ। एब्सोल्युटली सर, एप्ट। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ विल बी Exposed. exposed to the world. It has देखिए, been मैं exposed, the capability of Pakistan Army and their intelligence, how they used to claim we are number one and everything. They have failed miserably. नहीं, वो तो फेल हुए हैं या साथ में। मैं याद दिला दूं, 2023 का एंड या 2024 की शुरुआत के अंदर पाकिस्तान में एक सीन बना था, 50 लिमोजिन एक साथ में निकल के, डार्क ग्लासेस के साथ में
पाकिस्तान की 7 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसमें से एक पर गई थी, और वहां से क्या लेके आई, क्या नहीं करके आई, पता नहीं। मगर ओसिंट का रिपोर्ट कहता है, ओपन सोर्स, ओपन मीडिया से ये पता चलता है, जो फैसिलिटी पाकिस्तान के वहां पर है, ऐसी ही डुप्लीकेट फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में भी है। कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम अमेरिका की निगरानी में सऊदी अरब में पड़े हैं। पाकिस्तान के पास जो बच गया है, वो जो फसलुल रहमान कहते थे ना, पाव पाव के बम मारेंगे, स्मॉल टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स 2-4 पड़े हैं। और वो भी है, वो पता कैसे चला कि उसने ईरान को वो टेक्नोलॉजी, ईरान को कुछ बेचने की कोशिश की, और ईरान के प्रेसिडेंट का चॉपर क्रैश हो गया। देखिए, इजराइल बहुत चौकन्ना बैठा होता है हमेशा। आपको यह समझना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रिसिशन से मार मारा गया है, वो कैपेबिलिटी इजराइल के पास है और अब भारत के पास है। ये पूरी दुनिया को शो किया गया है, दिखाया गया है कि भैया पंगे मत लेना, वरना हम ये कर सकते हैं। और जब हम बिना सरहद क्रॉस किए मुरिदके में जा सकते हैं, कि जो कि लाहौर से 27 किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की तरह लाहौर से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड। तो मतलब क्या हो गया? तो ऐसे मामलों में अभी सिचुएशन तो गर्म होने वाली है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल नहीं रहा है, वो मजाक ही कर रहा है, मजे ले रहे हैं फुल ऑल हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। वो मजा ही ले रहा है, बोलता है इफ नीड कम्स कॉल मी। अभी इफ नीड कम्स कॉल मी, अगर पाकिस्तान उतना ही फेवरेट है अमेरिकनों का, तो जाके बचा लो उन्हें। वो करेगा क्या? ही विल नॉट इंटरफियर इनटू दैट, ही विल जस्ट नॉट इंटरफियर, ही विल तो लेट सर, देम गेट। अब वो बात तो समझ में आई, हालांकि जो ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया था, याल्दा हकीम को, उसमें हाँ, उन्होंने ये करने की कोशिश की थी कि हम 30 सालों से ये सब करते आए हैं फॉर यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एवरी फॉर ब्रिटेन। उनको लगा था कि ये धमकी देकर वो शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थन में ले आएंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाया। अब सर एस्केलेशन जो है वो पूरी तरह से लग रहा है कि इनएविटेबल है। अब सर किस तरह की सिचुएशन होगी? हम ये जानते हैं कि इस पूरे उसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें पाकिस्तान तो नुकसान झेलने की कैपेसिटी रखता नहीं है। तो ऐसे में क्या सिचुएशन पाकिस्तान की बनने वाली है? भारत तो कर जाएगा, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सेल्फ रिलायंट इन एवरीथिंग, हम कर सकते हैं। Jokingly, a friend of mine who also goes so much to the national television, is a known personality, he said, ऑपरेशन सिंदूर था, बाद में आएगा ऑपरेशन सुहागरात। और सुहागरात, ऑपरेशन सुहागरात होगा तो प्रेगनेंसी आएगी और बलूचिस्तान नाम का बच्चा बाहर आएगा। Now that is the analogy which he fit in. It looks fine, but then I think it could be twins. POJK and Gilgit Baltistan also? नहीं, पीओजे के गिलगिट बल्तिस्तान को एक बारी भूल जाओ, Then वहां पर Sindh खैबर पख्तूनख्वा, और KPK? केपीके, केपीके एंड बलोचिस्तान, वहां ड्यूरन लाइन के ऊपर टीटीपी बहुत ठोक रही है। जी बीएलए सर, तो खुद बीएलए भी ठोक रही है, बीएलए ने आज भी इनके दर्जनों। 14 मार दिए। जी तो ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर के दिन बहुत खराब चल रहे हैं। आसिम मुनीर knows he's in a shell, he's in a pit from where he can't come out, और वो उसको करना पड़ेगा, अपने आवाम को दिखाने के लिए भी भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी एंड द मोमेंट ही डज दैट, उसको बहुत मारा जाएगा पाकिस्तान को। मगर दर्शकों को एक चीज बराबर समझने की जरूरत है कि भैया, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो छोटा जो होता है
जो वीक होता है वो भी दो झापट तो मारता है। दैट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी घटनाएं घटती है, और इधर हम लोग डील कर रहे हैं वो रोग कंट्री से, कि जिसके पास और कुछ है ही नहीं, Absolutely. जिसके पास कम्युनल कार्ड के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करके जीता आया है। जस्ट इमेजिन अ कंट्री, मैं उसको इसी अलग तरह से रखता हूं अमर जी, कि जो देश के अंदर सीपेक के नाम पे चाइना के $60 बिलियन खा जाने की हिम्मत है, उसके साथ आप डील कर रहे हो, समझ लेना। सीपेक के नाम पे उन्होंने चाइना से कितने पैसे लिए, और आज कितना Almost $70 billion, sir. बिलियन डॉलर, $60-70 बिलियन। हम्म, अभी ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, जैसे हम रैशनली सोचते हैं कि भैया ये करोगे तो ये होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं सर, ऐसे नहीं होता। उनका माइंडसेट कुछ अलग तरीके से चलता है, पाकिस्तानी माइंडसेट, और वो हमें कुछ दिख रहा है। मगर इस बार ही जैसे मोदी जी ने कहा ना कि दिस इज द फाइनल शोडाउन, अब दुनिया को उनका ब्लफ बता ही देना है। देखिए, ये जो पानी का वॉर हुआ है ना, दैट इज एज गुड एज अ न्यूक्लियर वॉर। बस उतना है कि न्यूक्लियर बम अगर किसी ने गिरा दिया ना, तो 10 सेकंड में, 50 सेकंड में लोग खत्म हो जाएंगे। पानी से आपको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर अगर ऐसे ही भारत ने पानी का व्यवहार चालू रखा उनके साथ में, कभी दिया कभी नहीं दिया, दिया तो बहुत दिया, नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया, अगर ये करते रहे ना, 2 साल में पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। जी, करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो होना है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एस्केलेशन का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या और कैसे सिचुएशन बनती है, उस पर आगे हम आगे बात करेंगे। हिमांशु भट्ट जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।